नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। दार्जिलिङ पहाडमाथि पश्चिम बंगाल राज्यपालको मन्तव्य। कालिम्पोङ नगरपालिका अन्तर्गत हाउस फर अल योजना मार्फत घरहरू निर्माण। गोरामोमो मिरिक समस्या अध्यक्ष एमके पाखरिनले फेरि आफ्नो पद सम्हाले। बंगालमा गोर्खा अर्धसैनिक बल खोल्ने राज्यकी मुख्यमन्त्रीको घोषणा स्वागत योग्य रहेको तृणमूल कांग्रेस पार्टीका नेता एमबी खवासको भनाई। गोजमोमो एकका पार्टी अनि हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीको गठबन्धनलाई एनसीपीद्वारा समर्थन। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। दार्जिलिङ जिल्ला एनसीपी अध्यक्ष फैजल अहमदले पहाडमा राजनीति माहौल परिवर्तन हुँदै गएको कारण पहाडमा चारै गजमोमो एकका अध्यक्ष बिमल गुरुङ आउन पर्छ भनी पत्रकारहरूलाई बताउँदै बंगालमा तृणमूल कांग्रेस अनि गोजमोमो एक पार्टीको गठबन्धनलाई एनसीपीले समर्थन गर्नेछ भनी जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, मैं फैजल अहमद, मैं एनसीपी का दार्जिलिंग का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो प्रेस वार्ता हमने बुलाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहाड़ के लिए जो है, जो पहाड़ का जो राजनीतिक करवट लेता जा रहा है, तो पहाड़ के लिए जो है बिमल गुरुङ बहुत ज़रूरी है। और पश्चिम बंगाल के लिए जो है, जो दीदी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जो सोच है सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, और ख़ासकर उनका फोकस होता है कि पहाड़ का विकास किस तरह किया जाए। इसलिए वो बार बार दार्जिलिंग के दौरे पे भी आती रहती है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है वो स्वागत करती है कि बिमल गुरुङ ने जो है समर्थन देने का फैसला किया है दीदी को, और एक नया अलायंस जो है पहाड़ पे जो है बन के जो है उभरेगा। और इस अलायंस को जो है एनसीपी जो है वो समर्थन देने का काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हालत जो पहाड़ पे चल रहा है, हमें लगता है कि वो समाप्त हो जाएगा और एक नया समीकरण, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बिमल गुरुङ की वार्ता जो है वो सीएम से हो चुकी है और बातें अभी चल भी रही है। और कुछ दिनों में बिमल गुरुङ की भी जो है वापसी होगी पहाड़ पे। तो इसके उनकी जो वापसी होगी, इसके लिए भी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है बिमल गुरुङ का स्वागत करेगी धूमधाम से। और एयरपोर्ट पे भी जो हमारे कार्यकर्ता होंगे वो जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। और पहाड़ पे जो हमारे जो वर्कर हैं, चूँकि हमारा सदस्यता अभियान जो है अभी पार्टी का पहाड़ पे जो है विस्तारित है, चल रहा है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी आह्वान कर दिया है कि बिमल गुरुङ जब भी आएंगे तो उनका स्वागत जो है अच्छे ढंग से जो है किया जाए। और देखिए, ममता बनर्जी 2021 में जो इलेक्शन आने जा रहा है वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि भाजपा ने जिस तरह गोरखाओं के साथ और उसके साथ साथ जो बंगाल में जो गंदी राजनीतिक वो कर रही है, और गोरखाओं के बीच में जाकर के भाजपा ने दुष्प्रचार किया कि हम आपके हर सपने को हम पूरा करेंगे। आज भाजपा एक भी सपना जो है पूरा कर नहीं सकी है। और इस तरह की झूठी राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी पार्टी का एक एजेंडा होता है, लेकिन अपने एजेंडे को भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। खासकर जो राजू बिष्ट यहाँ के सांसद हैं, मैं उनको भी चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप अब दोबारा सांसद अब बनने वाले नहीं हो। पहले जसवंत सिंह बने, एसएस अहलुवालिया बने, और धोखे से फिर जो है राजू बिष्ट जो है सांसद यहाँ से बने। तो चूँकि यहाँ के लोग जो है काफ़ी भोले भाले होते हैं, सीधे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि आगे आने वाला जो कल है हमारा भविष्य कैसा होगा। तो मैं भाजपा में मैं ये आरोप में लगा रहा हूँ कि उन्होंने जो है यहाँ की जनता को जो है धोखा देने का काम किया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है 2017 में जब आंदोलन हुआ था पहाड़ पे, तो आप सभी को पता होगा कि हमारी क्या भूमिका थी उस टाइम में। और हमने राज्यसभा में जो है गोरखालैंड इशू को लेकर के जो हमने जो है जो यहाँ की समस्याएं थी या गोरखालैंड को लेकर के हमने जो है मुद्दा उठाने का हमने काम किया था। और आज फिर से बिमल गुरुङ जो है दीदी के साथ आए हैं, तो इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात ये कि एनसीपी भी जो है कुछ सीट का जो है डिमांड करेगी, चूँकि सेकुलर जमात जो हमारा एक फॉर्म है, जो हमारे एक अलायंस जो होगा, चूँकि यूपी में भी जो है टीएमसी की सहभागिता जो है होती है, और एक नए साथी जो है बिमल गुरुङ की पार्टी जो है गोजमोमो जो है वो आने जा रही है, तो इसका हमारा जो है हम लोग स्वागत करते हैं। और पहाड़ पे एक नया समीकरण उभरेगा, एनसीपी भी इसमें भागीदारी होगी। और मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी आने वाले समय में, अगले महीने शायद हो सकता है कि एक रैली भी, चूँकि कोरोना की वजह से जो है हम लोगों ने डेट कोई डिसीज़न नहीं लिया है। और आने वाले समय में एनसीपी भी जो है
चौरास्ता में जो है एक जनसभा करेगी, जिसमें हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिमल गुरुंग को भी हम लोग आमंत्रित करने का काम करेंगे। और हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म, हम लोग एक नया मोर्चा हम लोग जो बनाएंगे कि पहाड़ का किस तरह विकास किया जाए। कोई भी पार्टी अकेले रूप से जो है सक्षम नहीं है कि हम किसी का विकास हम कर देंगे पहाड़ का, या रोजगार को लेकर के हो, या एजुकेशन को लेकर हो, या हेल्थ सेक्टर को लेकर हो। तो हम लोग एक अच्छा सा मंच हम लोग बनाएंगे और उस मंच के द्वारा ही जो है हम लोग जो है एक नया काम हम लोग जो है करने का काम करेंगे। 2021 के इलेक्शन में एनसीपी खड़ा होगा क्या उम्मीदवार के साथ? देखिए, बिल्कुल हम लोग की तैयारी भी है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग जो है पार्टी का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी अभी का जो हालात है देश में, अब कोई भी सिंगल पार्टी जो है खुद को जो है वो जिता नहीं पाती है। इसके लिए अलायंस और एक नए दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, नए संगठन, नए गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है इसमें हम लोग भी टीएमसी के साथ हम लोग अलायंस में होंगे। और हम लोग को खासकर उत्तर बंगाल में जो है, चूँकि बिमल गुरुंग जो है गोरखाओं के मास लीडर हैं, वो अगर कोई गोरखा की बात होती है देश में तो बिमल गुरुंग का नाम ज़रूर आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ अवसरवादी लीडर जो खुद को यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं, जो पुलिसिया कार्रवाई करवाते हैं या धमकी देने का काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारी पार्टी की क्या एक्टिविटी होती है, यहाँ तक कि हमारा जो भी बयान होता है तो अगले को दिक्कत होती है कि अरे ये तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो मैं उनको भी चैलेंज कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कुछ है या आप ऐसी राजनीति आप करना चाहते हो तो खुल के आमना सामना हो जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि आप जो है छुपे होकर के आप किसी को भी दबाव देते हो कि भाई ये जो एनसीपी का जो न्यूज़ है या कोई भी जो एक्टिविटी होती है उसको नहीं पहाड़ पे शो किया जाए या दिखाया जाए। तो मैं उनको चैलेंज में करना चाहता हूँ कि अगर आप सच में अगर हितैषी हो, गोरखा के हित की बात अगर आप करते हो तो कम से कम एक बार हमारे सामने भी आकर के आप टॉक कर ले, क्योंकि नज़र चुराना हमारा काम नहीं है। वर्ष 2017 में हमने खुल के हमने गोरखा वासियों के लिए, चूँकि हमारा जो है ये पहाड़ जो है जो सुनादा गोराबारी है, हमारा वहाँ ससुराल भी है, तो मैं खुद को जो है मैं गोरखा भी मैं अपने आप को जो है समझता हूँ और हमें एहसास है। और यहाँ की जनता जानती है कि एनसीपी ने जो है 2017 में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन में सपोर्ट भी हम लोगों ने किया था, और राज्यसभा में हमने जो है गोरखा जो इशू थे और जो यहाँ की समस्या जो उत्पन्न हो गई थी उसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ जो है उठाया था। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हमारे मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, और बिमल गुरुंग को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने लेट किया लेकिन दुरुस्त आप आए हैं, और हमें लगता है कि आने वाले कल में जो है बहुत अच्छा विकास और अच्छा डेवलपिंग काम करने का काम। बिमल गुरुंग पहाड़ में कब तक आने का चांसेस है अभी आप लोग को? देखिए, चूँकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है अभी, और चूँकि कानून के वो दायरे में वो थे, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन वो जल्द ही, हमें लगता है कि वो जल्द ही हम सबों के बीच में होंगे और फिर से एक बार जो है अपने समुदाय के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने कैडर के बीच में बिमल गुरुंग जरूर दिखाई देंगे। दार्जिलिङको प्रेस गिल्डमा अंग्रेजी उपन्यास सेङ एन्ड आईको विमोचन गरिएको उपन्यासकार एनडी शेर्पाले जानकारी गराउँदै उक्त उपन्यास लकडाउन कालमा लेखिएको साथै प्रथम कृति हो भनी बताएका छन्। नमस्ते, म नोर्गेन दोर्जी शेर्पा। आज यहाँ उपस्थित भएको विशेष कारण के हो भने मैले आफै एउटा किताब लेखेको थिएँ, अनि यो उपन्यास अङ्ग्रेजीमा छ र यो प्रेस गिल्डद्वारा आज म यसलाई विमोचन गर्न चाहन्छु। कारण के हो भने हामीले अहिले यहाँनिर सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा, यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन त गर्नै पर्छ, अनि हाम्रो यो त्यति जमघट पनि ठिक उचित लागेन मलाई। र फेरि अर्को कुरा के हो भने सबैजनालाई फेसिलिटी अहिले यो इन्टरनेटद्वारा राम्रो छ, सबैजनाले सिकिसकेको छ, र यही मलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्म लाग्यो जहाँबाट चाहिँ म यसलाई ठिकसँगले लन्च गर्न सक्छु। र दुःख पनि छ, मैले त्यो ट्रेडिसनल वेमा मैले यसलाई लन्च गर्न सकिनँ, तर तैपनि एउटा यो सानो कोसिस, मैले यो फर्स्ट टाइम यसरी लन्च गर्दैछु र यो मेरो डेब्यू नोभल सेङ एन्ड आई, जुन चाहिँ म मेरो साथीहरूकैद्वारा जसले मलाई पुरा सहयोग गरेको छ, उहाँ शुभम छेत्री हुनुहुन्छ र यहाँ देवेन्द्र लिम्बू, र उहाँले मलाई यो किताब लेख्नुमा धेरै इन्सपायर गर्नुभएको छ, धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, आर्थिक सपोर्टहरू सबै जे भन्यो सबै सपोर्टहरू दिनुभएको छ उहाँले, र यसरी नै पोसिबल हुन सकेको छ। यो एउटा सानो मेरो नोभल भनौँ, यो 40,000 वर्ड्समा छ, अनि र यसरी नै म मेरो साथीहरूद्वारा यसलाई यो रिबिन खोलेर सानो इनोभेसन जस्तो गर्न चाहन्छु। सरी, द प्रेस गिल्ड दार्जिलिङको हाम्रो प्रेसिडेन्टद्वारा नै म यो एउटा विमोचन गर्न चाहन्छु। अर्को हाम्रो साथीहरूद्वारा यसलाई रिबिन खोलेर
पश्चिम बंगाल भुटिया जोइन्ट एक्सन कमिटी करप्सन फ्याक्ट फाइटिङ भुटिया बोर्डले फेरि पश्चिम बंगालले भुटिया डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाखौं रुपियाँ हिनामिना गरेको पीडित परिवारको साथमा आरोप लगाउँदै गुनासो पोखेको कार्यकारी अध्यक्ष डवाङला भुटियाले जानकारी दिएका छन्। नभएको घर चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि एलटमेन्ट भएको छ 100मा 100%ले 1 लाख पाएको छैन र टोटल घर त हामी त बोर्डमा छैनौँ, तर उहाँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूको हिमाली दर्पणमा 7 तारिकको दिन लेखाएको छ कि 7 तारिकको हिमाली दर्पणमा उसले सरासर भनेको छ उहाँले हजार घर बनाए भनेको छ नि त। अन्त हामीले चाहिँ त्यो हजार घर चाहिँ देखाउँ न त, लु ठिक छ हामी फिल इन्क्वायरी माग्छौँ, हामी कसैको इन्ट्रेस्ट। र उहाँले यो पनि भनेको छ चेयरम्यान ताक्दैछ, यस्तो मान्छेले चेयरम्यान चलायो भने खत्तम हुन्छ भने। हामीले चेयरम्यान ताकेको छैनौँ, हामीले गरिबको निम्ति न्याय माग्दैछौँ र गरिबले न्याय पाउनु पर्यो। गरिबको 1 लाख रुपियाँ तुरुन्त गरिबको एकाउन्टमा हाल्नु पर्यो र तपाईँहरूले बनाएको। लेबर एसोसिएसन कमिशनर आशिष सुब्बाले दार्जिलिङ पश्चिम बंगाल सरकार प्रोजेक्ट डाइरेक्टर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले कोभिड-19 प्रकोपको कारण सरकारी निर्देश अनुसार आगामी 14 नोभेम्बरदेखि 20 नोभेम्बर 2020 सम्मको बाल अधिकार दिवस पालन गर्न नसकेको बताएका छन्। नमस्कार, सर्वप्रथम च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि प्रोजेक्ट डाइरेक्टर नेसनल एनसिएलपी नेसनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भारत सरकारको तर्फबाट अभिनन्दन अनि स्वागत जनाउँदछु। र विशेष गरी 14 तारिक नोभेम्बरदेखि 20 तारिक नोभेम्बरसम्म प्रति वर्ष सारा संसारमा चाइल्ड राइट्स विक मनाइने गर्छ, अब्जर्भ अनि मनाउने गर्छ। तर यस पालि महामारीको कारणले गर्दाखेरि र कोभिड प्रोटोकल्स मेन्टेन गर्नको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू हामीले फ्याँक्न पाएनौँ। र पहिला चाहिँ के गर्थ्यौँ भने नानीहरूले कुनै एउटा र्याली है, सिट एन्ड ड्र कम्पिटिसन अन चाइल्ड लेबर, ग्राफिटी एन्ड पेन्टिङ्स अन वाल, चार्टर अफ डिमान्ड टु द ल मेकर्स र उनीहरूको ओरिएन्टेसन क्लासेसहरू पनि गर्ने गर्थ्यौँ। तर यो हामी सम्भव भएन र यो च्यानल मार्फतै हाम्रा सर्वसाधारण हाम्रा पहाडवासी सन्दर्भवासीलाई यही एउटा छोटो मेसेज दिन चाहन्छु कि लेट अस स्टप चाइल्ड लेबर। किनभने चाइल्ड लेबर अहिले मुख्य एउटा समस्या हुन गइरहेको छ र हामीले हेरौँ भने तपाईँको लास्ट 2011 सेन्ससको रिपोर्ट अनुसार 10.1 मिलियन नानीहरू चाहिँ तपाईँको चाइल्ड लेबरमा इन्गेज गर्ने हुन्छ। र चाइल्ड लेबर चाहिँ इन्गेज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको एउटा राइट टु एजुकेसन हनन हुन्छ। किनभने कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया आर्टिकल 21A ले फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन फर चाइल्ड फ्रम एज 6 to 14 गरेको छ। त्यो नै हामीले भायोलेट गर्ने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै एउटा नानीलाई स्कुलदेखि वञ्चित गराउँदाखेरि उनको त्यो नानीप्रति एउटा मेन्टल्ली उहाँको सोसियल्ली मानसिक होइन धेरै एउटा प्रभाव पर्ने गर्छ। र त्यसै गर्दा चाहिँ म सबैलाई एउटा आह्वान गर्छु, दया गरेर चाइल्ड इम्प्लोइ नगरिदिनु। कारण दार्जिलिङ क्षेत्रमा हामी देख्छौँ पसलतिर, होटेल, रेस्टुरेन्ट, बेकरीतिर धेरै सानसानो नानीहरूले यसरी इम्प्लोइ गरिदिन्छ। र नानीहरू भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ विकर सेक्सन अफ द सोसाइटी, मोर भल्नरेबल। कारण एउटा नानीलाई त्यसै पनि सित्तैमा पनि कम्ती वेजेस दिएर, कम्ती स्यालेरी दिएर धेरैवटा इस्टाब्लिसमेन्टतिर नानीहरूलाई इम्प्लोइ गर्ने गर्छ। र यही रोकथाम गर्नु लागि चाहिँ सरकारले धेरैवटा ऐनहरू पनि तयारी गरेको छ। जस्तै चाइल्ड लेबर एन्ड एडोलसेन्स प्रोहिबिसन एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1986 अनुसार कुनै पनि नानीहरू बिलो द एज अफ 14 हाजर्डस होस् या नन हाजर्डस वर्कमा इम्प्लोइ गरिने छैन। र एडोलसेन्स भन्नाले 14 वर्षदेखि माथि तर 18 वर्षको मुनिकोहरूलाई पनि हाजर्डस वर्कमा चाहिँ इम्प्लोइ गर्न सक्दैन। हाजर्डस भन्नु मतलब तपाईँको केमिकल फ्याक्ट्रिज, यो बोतल फ्याक्ट्रिजहरू भयो,
यो क्र्याकर अहिले दिवालीहरूमा जुन पटेकाहरू बनाउँछ त्यो फ्याक्ट्रिजहरूतिर देखि त्यहाँबाट चाहिँ इम्प्लोय गर्नु चाहिँ वञ्चित गरेका छौँ। र त्यसरी नै अर्को ऐन छ जहाँ चाहिँ तपाईँको राइट टु एजुकेसन 2009 को अनुसार चाहिँ र तपाईँको 6 वर्षदेखि 14 वर्षको नानीले चाहिँ कम्पलसरी फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त्यसरी नै एउटा पोक्सो एक्ट छ जहाँ चाहिँ तपाईँको सेक्सुअल अफेन्स, किनभने नानीहरूलाई चाहिँ जब नानीहरूलाई ट्राफिकिङ गर्छ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ र यो पोक्सो एक्टले चाहिँ उहाँहरूलाई सेफगार्ड गर्ने गर्छ। र यो सबै एक्टहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा दण्डनीय अपराध हो र चाइल्ड लेबर एन्ड एडोलेसेन्स प्रोहिबिसन रेगुलेसन एक्ट अनुसार चाहिँ कसै नानीहरू कुनै कार्यस्थलमा पक्राउ गरे उनीहरूलाई 20,000देखि 50,000सम्म जुरिमाना भर्ना गर्नेछ र 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको लागि पनि जेल पनि हुने, सेकेन्ड अफेन्समा जेल हुने पनि प्रावधान पनि छ। र यसरी गरेर तपाईँको 2012देखि 2020सम्ममा दार्जिलिङ तपाईँको म्युनिसिपालिटी र तपाईँको पञ्चायत एरियाहरू अरू ब्लक्सहरूबाट हामीले धेरै नानीहरू उद्धार गऱ्यौँ र इन्सपेक्सन तपाईँको रेड र इन्सपेक्सन गरेर 74 जना नानीहरू हामीले उद्धार गऱ्यौँ र त्यो नानीहरू रिहेबिलिटेट गरेर एडिथ विल्किन्स स्ट्रिट चिल्ड्रेन फाउन्डेसनमा हामीले हालेको छौँ। र मेरो एउटै तपाईँहरूलाई अपिल छ कि दया गरेर यो एउटा विशेष जुन एउटा भिसियस एउटा प्रब्लम छ चाइल्ड लेबरको त्यो हामी एकदमै समाप्त गरौँ र पहाडलाई चाइल्ड फ्री बाल श्रम मुक्त बनाउने हाम्रो प्रयास छ। र हामीसँग एडमिनिस्ट्रेसन है चाइल्ड लाइन खरसाङ, एडिथ विल्किन्स अनुग्रहालय र यस्ता एनजिओसहरू पनि हामीसँग जुक्त छौँ र हामी एकसँगै कम्बर कसेर यो लागि परेको छ। र जनसाधारण यो हामी आफैले हामी यति अर्गनाइजेसनले खालि नभएर सबै मानिसको एउटा दायित्व बनिन्छ, सबै मानिसलाई एउटा रेस्पोन्सिबल एउटा सिटिजन भएर यो चाइल्ड लेबर चाहिँ अन्त गर्ने म अपिल गर्दछु। र कसै नानीहरू कहीँ माने देखेको खण्डमा तपाईँहरूले 1098 एउटा टोल फ्री नम्बरमा हामीलाई फोन गर्न सक्नेछौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूको आइडेन्टिटी हामीले सिक्रेट राख्नेछौँ र यसरी नै तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् र तपाईँहरूलाई यो दिवालीको शुभकामना। सँगसँगै हाम्रो चाइल्ड फ्री बनाउने एउटा हाम्रो जुन यो हाम्रो एउटा क्वेस्ट, हाम्रो एउटा मोटिभ छ, त्यो मोटिभलाई सफल तुल्याउने नम्र निवेदन गर्दै मेरो छोटो यो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल राज्यपालले दार्जिलिङको राजभवन उनको दोस्रो कार्यालय हो भन्दै विगत वर्ष राज्यकी मुख्यमन्त्रीद्वारा आन्दोलन चलाइरहेको कारण आउन नसकेको साथै भारत बदलिरहेछ भन्दै पत्रकारहरूलाई थप जानकारी पनि दिएका छन्। देखिए, दार्जिलिंग राजभवन मेरा दूसरा कार्यालय है। गत वर्ष मैं नहीं आ पाया क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आंदोलन के रूप में सड़क पर थी। मैंने पूरा महीना दार्जिलिंग में रखा है। दार्जिलिंग की बहुत समस्याएं हैं, लोगों से मैंने चर्चा की है और मैं आपको ये कह सकता हूं, भारत बदल रहा है। जिन समस्याओं का समाधान कोई कल्पना नहीं कर सकता था उनका समाधान हुआ है। आर्टिकल 370 विलोपित हुआ है, ट्रिपल तलाक गैर कानूनी बना है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ये सब चीजें सहज तरीके से गले से उतरने के तरीके से हुई हैं। 370 यदि विलोपित हुआ है तो मैं हर संसद सदस्य को साधुवाद का पात्र मानता हूं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करता हूं। उसी तरीके से जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण निश्चित रूप से होगा और समस्याओं का निराकरण भारत के संविधान के अनुरूप होगा। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है, रेलवे स्टेशन से हवाई जहाज नहीं उठ सकता। निराकरण कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, उसके बारे में साफ नियत और दिशा होनी जरूरी है। मेरे से दार्जिलिंग में बहुत लोग मिले, व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है और मैं मेरा प्रवास वहां खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होऊंगा और मैं मानकर चलता हूं कि कोई भी ऐसी समस्या हुई जिसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उस हवन में मुझे कोई आहुति देनी है
तो आपका राज्यपाल आहुति देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। कालिम्पोङ नगरपालिका अन्तर्गत हाउस फर अल योजना मार्फत दोस्रो चरणमा 300 वटा घरहरूको निर्माण कार्य सकिएर 42 वटा पूर्ण तयारी भए पश्चात हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम सुरु गरिएको लाभार्थीहरूले बताएका छन्। नमस्कार, म 14 नम्बर वार्ड विजय कुमार गुरुङ बोल्दैछु र आज यो जुन नगरपालिकाका चेयरमैन साहब, हाम्रा 14 नम्बरका वार्ड कमिश्नर एडवर्ड लेप्चा भाइ र साथै नगरपालिकाका सबै सदस्यगण आएर मेरो घर हेरिदिनु भयो, स्याबासी दिनुभयो। किनभने मेरो घर पहिला यस्तो थिएन, पहिला पुरानो काठको घर थियो र अहिले सरकारको सहयोग र म्युनिसिपालिटीका स्टाफहरू सदस्यगणहरूको योगदान र सहायताले गर्दाखेरि मेरो घर आज यतिको चाहिँ बनाउन सकेँ। यसमा म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान रवि सर, वार्ड कमिश्नर अनि अन्य सदस्यगणहरूलाई म विजय कुमार गुरुङको तर्फबाट मुटुभित्रबाट मुरी धन्यवाद टक्राउँदछु। गोरामुमो मिरिक समष्टि अध्यक्ष एमके पाखरेनले विगत 22 सेप्टेम्बर 2020 को दिन पार्टीको पदबाट राजीनामा दिएको, तर पार्टी केन्द्र अध्यक्ष मन घिसिङ अनि सचिव महेन्द्र छेत्रीको अनुरोधलाई सिरोपर गरी समष्टि अध्यक्षको पदलाई फेरि सम्हाल्ने बताएका छन्। पाखरिन मिरिक समष्टि गोरामुमो पूर्व अध्यक्ष र गत केही दिन अगाडि 22 सेप्टेम्बरको दिन मैले आफ्नो पदबाट रिजाइन गरेर पार्टीलाई साधारण सदस्य मात्र बस्ने घोषणा गरेका थिए र यी अस्तिको दिन 5 तारिकको दिन हाम्रा गोरामुमो पार्टीका सेन्ट्रल कमिटी अध्यक्ष माननीय श्री मन घिसिङज्यू साथै उहाँका सेन्ट्रल कमिटीका सहयोगी हाम्रा सेन्ट्रल कमिटी प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री उहाँको उपस्थितिमा उहाँले मेरो घरमा आएर मलाई एउटा अनुरोध गर्नुहुँदाखेरि मैले आज अध्यक्षको एउटा सुझाव र निर्देशलाई सिरोपर गरेर पार्टीको आफ्नो पदमा म फर्केर आजदेखि मैले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने आजको यो मिटिङमा एउटा प्रस्ताव पारित गरिएको छ र साथै मसित मेरो उपसभापति श्री शोभानाथ शर्माज्यूले पनि रिजाइन गर्नु भएको थियो र उहाँलाई पनि त्यसै दिन अध्यक्ष महोदयकै सुझाव अनुसार उहाँले पनि इस्तिफालाई पोर्टफोलियो रिजाइनलाई वापस लिने घोषणा भएकोले गर्दाखेरि आज हामी मिरिक समष्टि सभापति साथै उपसभापति म एमके पाखरिन अनि उपसभापति श्री शोभानाथ शर्माज्यू हामी दुवैले हिल तृणमूल कांग्रेसका नेता एनबी खवासले पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गोर्खा अर्धसैनिक बल खोल्ने घोषणा स्वागत योग्य रहेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार, विगत 2019 सालको दार्जिलिङ भवनमा राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले एउटा चीज घोषणा गर्नुभएको थियो। गोर्खा जातिको चिनारीको निम्ति पनि म काम गरेको हुन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप विगत केही दिन अगाडिको क्याबिनेट सभामा, राज्यको क्याबिनेट सभामा उहाँले 3वटा बटालियन खोलिने, जसमा गोर्खाको निम्ति एउटा गोर्खा बटालियन, कुचबिहारको राजवंशीहरूको कामतापुरीहरूको निम्ति एउटा नारायणी सेना र जङ्गल महलको निम्ति एउटा बटालियन खोलिने जुन चाहिँ घोषणा गरियो, यसको निम्ति हामी स्वागत मात्रै होइन, सम्पूर्ण पार्टीको पक्षबाट मात्रै होइन, सम्पूर्ण गोर्खा जातिकै पक्षमा हामी उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँले जुन आफ्नो दिएको वचन छ, जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति, गोर्खा जातिको चिनारीको निम्ति म काम गरेको हुन्छु भन्नेमा यो एक कदम अघि हामी यहाँ देख्दैछौँ। र अर्कोतिर हामी हेरौँ
जसले हामीलाई 12 वर्षदेखि गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर हामीलाई आजसम्म भुलाइराख्यो। त्यसले उहाँले के गर्दैछ त हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति, हाम्रो भएको धरोहरको राष्ट्रिय धरोहरको निम्ति उहाँले के गर्दैछ त्यसलाई पनि अलिकति अवलोकन गरौँ हामीले। र भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट छ। गोर्खा रेजिमेन्ट भन्ने बित्तिकै गोर्खा रेजिमेन्टले गोर्खा जातिको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उपस्थिति बताउँछ भने गोर्खा रेजिमेन्टले हामी गोर्खा जातिले भारतको सुरक्षाको सम्बन्धमा हाम्रो के कति भूमिका छ, विभिन्न विगतको वारहरूमा के किसिमको भूमिका छ भन्ने दर्शाउँछ। र त्यो एउटा हामीले जब पनि गोर्खा भन्ने बित्तिकै गोर्खा रेजिमेन्ट बुझ्छ, त्यसले एउटा हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको पनि बोध गराउँछ। तर आज त्यो गोर्खा रेजिमेन्टमा अहिलेसम्म केवल गोर्खाले मात्रै त्यहाँ भर्ना पाउँथ्यो र अब उहाँ केन्द्र सरकारको एउटा प्रस्ताव, डिफेन्स मिनिस्ट्रीको एउटा प्रस्ताव अघि आएको छ। त्यो के हो भने अगोर्खाले पनि अब गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गर्ने खालको जुन चाहिँ एउटा प्रस्ताव अघि आएको छ, यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, यसको हामी निन्दा पनि गर्दछौँ। कहीँ न कहीँ गोर्खा जातिको धरोहरलाई धराशयी बनाउने यहाँ प्रयास चल्दैछ र यो हामी अब सबैले गोर्खा जातिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई कसरी हेर्दैछ। एकातिर हामीले केही दिन अगाडि हामीले चाल पायौँ कि हामीले संसदमा हाम्रो दिदी शान्ता छेत्रीले पनि कुरा उठाइन् कि एउटै भएको यहाँ घुमको गोर्खा रिक्रुटिङ रिपोर्ट पनि सार्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। र आज गोर्खा रेजिमेन्ट डल्लैमा अगोर्खालाई पनि भर्ना दिएर गोर्खाको अस्तित्व नै मेटाउने यहाँ प्रयास चल्दैछ र यसको हामी सबैले पार्टी कलर छाडेर सबै गोर्खा जाति एक भएर यसको हामीले विरोध गर्न सक्नुपर्छ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यस्तै खबरहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् टेलिभिजन। नमस्कार।